अभी तक हमने देखा ग्रॉस अंडर वैल्यू कैसे निकालते हैं। जीएबी 3 स्टेप में, पहली स्टेप म्युनिसिपल वैल्यूएशन फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट से, दूसरी स्टेप एक्चुअल रेंट वैकेंसी और अनरिलाइज से, स्टेप 3 में विच एवर इज हायर लेस वैकेंसी पीरियड। ये आ गई ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब अपन ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बाद की सिचुएशन देखते हैं, फॉर्मेट में उसके आगे क्या है। सबसे पहला काम जीएबी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करें, इसके बाद इसमें से लेस करें म्युनिसिपल टैक्स। इसके अंदर आप ध्यान रखें पेड बाय ओनर। जो म्युनिसिपल टैक्स ओनर पे करे उसको लेस करना है। टेनेंट पे करे तो टेनेंट रेंट के अलावा कुछ भी पे करे उसका हमारे इस कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं। ओनर पे करे तब हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि ओनर का एक्सपेंसेस का पार्ट है म्युनिसिपल टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स है, इसलिए एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे लेस होगा। कोई भी गवर्नमेंट पेमेंट हो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे लेस होना है। म्युनिसिपल टैक्स भी एक्चुअल पेड करेगा तो लेस होगा। जैसे ही म्युनिसिपल टैक्स एनुअल ग्रॉस रेंट में से कम होगा तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, इस वैल्यू का नाम है एनएबी। फुल फॉर्म इसकी नेट एनुअल वैल्यू। जीएबी में से म्युनिसिपल टैक्स लेस करेंगे एनएबी। इस एनएबी नेट एनुअल वैल्यू में से अब हम दो डिडक्शन लेंगे। लेस डिडक्शन, पहला सेक्शन 24 स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स है एनएबी का 30%। जो ये वैल्यू आ रही है इस वैल्यू का सीधा 30% ऑफ एनएबी। एनएबी पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर एनएबी पहले से ही नेगेटिव है तो फिर 30% इसका लेस नहीं करेंगे। अगर ये नेगेटिव है इसका 30% इसमें से वापस लेस करेंगे तो मैथ्स का सिंपल सा फॉर्मेट है कि नेगेटिव दो नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए हम 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन तभी देंगे जब एनएबी पॉजिटिव है। अब आप कहेंगे सर क्या एनएबी भी नेगेटिव हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। एनएबी को नेगेटिव करने में कई फैक्टर काम करते हैं। वैकेंसी पीरियड काम करता है, म्युनिसिपल टैक्स काम करता है। कई बार 2-3 साल का म्युनिसिपल टैक्स आपने एक साथ पेमेंट किया तो हो सकता है एनएबी नेगेटिव भी आ जाए। तो एनएबी अगर पॉजिटिव है तो 30% लेस करना, एनएबी नेगेटिव है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 0। नाम ही इसका स्टैंडर्ड डिडक्शन। किस काम आएगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन का सिंपल सा मतलब है कि भाई हम बाकी किसी चीज को नहीं देख रहे, हम आपको स्टैंडर्ड फिक्स डिडक्शन दे रहे हैं। ये डिडक्शन आप रिपेयर कराए तो भी, इंश्योरेंस कराए, ग्राउंड रेंट पेमेंट करे, एनुअल चार्जेस पेमेंट करे, फायर इंश्योरेंस कराए, कुछ भी लैंड रेवेन्यू का कोई भी अमाउंट आप पेमेंट कर रहे हैं सब इस स्टैंडर्ड डिडक्शन में है। म्युनिसिपल टैक्स इससे बाहर है, बाकी सब खर्चे इधर है। अब हम इसके अलावा इसमें कोई डिडक्शन नहीं देंगे। वो कहेगा साहब मैंने 25,000 रुपए की रिपेयर कराई तो आपकी 25,000 रुपए की रिपेयर स्टैंडर्ड डिडक्शन। आप 1 रुपए की भी रिपेयर कराओ तो भी 30% है, और 2 रुपए की कराओ तो भी है, 2 लाख की कराओ तो भी है। मतलब कुल मिला के 30% से ज्यादा नहीं है। आपका एक्सपेंसेस कितना हो रहा है उसको अवॉइड करते हुए। तो अगर कोई क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हर क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए मिलेगा ही कि साहब इतना तो फायर इंश्योरेंस है, इतना लैंड चार्जेस दे दिया, इतना ग्राउंड रेंट का पेमेंट कर दिया, इतना रिपेयर का खर्चा हो गया, जो भी अमाउंट ये सब लिखे हुए रहेंगे ये सब 30% में, इनके अलावा कोई भी अमाउंट पेमेंट नहीं करता। और सेकेंड सेक्शन 24B ये आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब आप देखें क्या फॉर्मेट हो गया। पहले 3 स्टेप जो पहले पढ़ी थी उससे तो निकलेगी जीएबी। इस जीएबी से म्युनिसिपल टैक्स लेस होती आ जाएगी एनएबी।
एनएवी में से फिक्स 30% लेस करना है और एक इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना है। इसका मतलब एक्सपेंसेस के नाम पे आपको सिर्फ दो एक्सपेंसेस लेस करना है, एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन और एक घटाना आपको म्युनिसिपल टैक्स। इंटरेस्ट ऑन लोन और म्युनिसिपल टैक्स के अलावा बाकी जितने एक्सपेंसेस हैं वो सब किसमें कवर हो गए? 30%। अब आपको इस चीज का और ध्यान नहीं रखना है, सर इसका ये एक्सपेंसेस हो गया, ये एक्सपेंसेस हो गया, जो एक्सपेंसेस है वो सब इसमें आ गए 30%। म्युनिसिपल टैक्स इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन कुछ पॉइंट इसका और ले लेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन ये कैलकुलेशन डिटेल में समझेंगे, क्योंकि 50% चांस कैलकुलेशन में गलत होने के हैं तो इंटरेस्ट ऑन लोन है। या तो जीएबी में कहीं गलती होगी और सेकंड अगर कहीं मिस्टेक हुई तो सबसे ज्यादा मिस्टेक किसमें होगी? इंटरेस्ट ऑन लोन। अपन म्युनिसिपल टैक्स और इंटरेस्ट ऑन लोन इन दोनों को डिटेल पे डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट इसमें म्युनिसिपल टैक्स का। म्युनिसिपल टैक्स अगर ओनर पे करे तो म्युनिसिपल टैक्स लेस करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ये क्यों लिए जाते हैं? ये अपन ने पढ़ा था, जब म्युनिसिपल मिलिशन होता है तो उस पर एक फिक्स रेट से म्युनिसिपल टैक्स चार्ज किया जाता है, जो वहाँ की लोकल अथॉरिटी करती है। वो जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है उसके लिए म्युनिसिपल टैक्स लेती है। ज़्यादातर क्वेश्चन में ये 10% से होता है, कोई भी परसेंटेज वो दे अपने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो बताए उस रेट से अपने म्युनिसिपल टैक्स चार्ज करना। माना कि म्युनिसिपल वैल्यूएशन 60,000, इसका 10% 6,000। अब ये यहाँ की लोकल अथॉरिटी ले रही है, इसका नाम है म्युनिसिपल टैक्स। लेकिन अपने लेस कब करना है? जब ये किसके द्वारा पेड हो? ओनर के द्वारा। ओनर के अलावा टेनेंट भी पे कर सकता है, आउटस्टैंडिंग भी रह सकता है। अपने केवल एक्चुअल पेमेंट को लेस करना है, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्सेस है, बिना एक्चुअल पेमेंट के लेस नहीं होती। म्युनिसिपल टैक्स में 4 तरह की सिचुएशन बनती है। पहली सिचुएशन, वो कहे 6,000 ओनर नहीं पे कर दिए, ओनर ने पे कर दिए तो हमें उसको लेस करना है, क्योंकि हमारा वर्ड ही यही है, पेड बाय ओनर। कई क्वेश्चन में वो कहेगा 50% तो ओनर पे कर रहा है, बाकी का 50% टेनेंट पे कर रहा है, तो अपने वर्ड में ओनर पे करे उसको लेस करें। अगर टेनेंट पे कर रहा है तो हम उसको लेस नहीं करेंगे, केवल ओनर पे करेगा तो 3,000 ही लेस करेंगे। थर्ड, कई क्वेश्चन में ऐसा भी आएगा कि 3,000 तो टेनेंट ने पे कर दी और 3,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, पेमेंट नहीं हुई, तो अपन वर्ड यूज कर रहे हैं गवर्नमेंट टैक्सेस। एक्चुअल पेमेंट होगा तो लेस होगा, किराएदार चुका रहा है तो लेस नहीं करना है, आउटस्टैंडिंग है तो भी लेस नहीं करना है। दो ही कंडीशन, ओनर पे करे और एक्चुअल पेमेंट करे, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स है, एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही अलग है। अगर किराएदार चुकाएगा तो भी लेस नहीं होगा, आउटस्टैंडिंग है तो भी लेस नहीं होगा। चौथी सिचुएशन एक और बनती है, कई बार क्वेश्चन पढ़ेंगे आप तो आपके कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, उसमें ऐसा भी लिखा हुआ आएगा कि लास्ट ईयर का म्युनिसिपल टैक्स भी बाकी था, इसलिए करंट ईयर में एक साथ 12,000 का पेमेंट हुआ। तो अगर एक साथ 12,000 का पेमेंट हुआ तो अपन एक साथ 12,000 को लेस करेंगे, क्योंकि एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे लेस होगा। सब 4 सिचुएशन होगी। ओनर पे करे, कुछ अमाउंट ओनर पे करे, कुछ टेनेंट पे करे, कुछ ओनर पे करे, कुछ आउटस्टैंडिंग रह जाए, और ओनर हो सकता है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर का एक साथ पेमेंट करे। जब भी पेमेंट करे उसको लेस करना है। एक्चुअल पेमेंट हो, ओनर पे करे, म्युनिसिपल टैक्स लेस करे। इन 4 के अलावा कोई सिचुएशन नहीं बनेगी। जनरली घुमा के वो कैसे भी क्वेश्चन में डालेगा तो ये 4 सिचुएशन अपनी है। जीएबी लेस म्युनिसिपल टैक्स, इस म्युनिसिपल टैक्स में वो डिस्कस करने लायक कुछ है नहीं। जनरल पॉइंट है कि ओनर को पे करना कि लेस करना। जैसे ही म्युनिसिपल टैक्स लेस होंगे सीधा एनएबी आ जाएगा। एनएबी आने के बाद एनएबी में से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करना। स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी वो कंफ्यूज करने के लिए कई वर्ड यूज करता है।
पर नाम ही इसका स्टैंडर्ड डिडक्शन है। तो आप स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है कि कहीं कंफ्यूजन नहीं है। एग्जाम्पल इस तरह के आते हैं कि माना कि एनएवी हुई 20,000, वो कहेगा केवल उसके 2,000 की रिपेयर हुई बस। अपने भले 2,000 की रिपेयर कराए, लेकिन अपने को लेस कितना करना है? 6,000। कितने परसेंट? 30%। एक्चुअल एक्सपेंसेस को ध्यान में नहीं रखना। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब ही एक्चुअल एक्सपेंसेस को अवॉइड करना, सीधा 30% लेस करना। वो ये कह दे कि इसको 15,000 खर्च हो गए, तो भी आपको लेस कितना करना है? 6,000। 30% ऑफ एनएवी स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेक्शन 24A। स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब ही आपको समझ में आना चाहिए कि फिक्स डिडक्शन है, आपका एक्चुअल कितना हुआ जो आपको बार बार क्वेश्चन में देगा कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको अमाउंट लेस करनी है 30%। वो चाहे कैसे भी क्वेश्चन को घुमाए, क्वेश्चन में वो डालने की कोशिश करेगा, साहब ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। आपको ध्यान रखना है कि फिक्स फॉर्मेट, कम से कम दिमाग लगाना। जितना दिमाग ज्यादा लगाएंगे उतना क्वेश्चन गलत हो। कम से कम दिमाग लगाना, 30% लेस करना। जैसे कि 30% लेस होगा, अब जो अमाउंट लेस करनी है वो इंटरेस्ट ऑन लोन। और इंटरेस्ट ऑन लोन उतना आसान नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन आपको डिटेल में समझना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन की जो कंडीशंस हैं, कैलकुलेशंस हैं, ये आपको निकालनी आनी चाहिए। ज़्यादातर क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन लोन में ही खत्म होता है। जहाँ गलती होती है उसको अपन डिटेल में समझ लें। सेक्शन 24B को मैं वापी ढंग से लिख देता हूँ, आप वापी देखें। इंटरेस्ट ऑन लोन अपन डिटेल में डिस्कस करें। इंटरेस्ट ऑन लोन, यस, सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन लोन। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में से इंटरेस्ट ऑन लोन कम करना है। तो नेचुरल है कि ये पैसा हाउस प्रॉपर्टी के परचेज में, कंस्ट्रक्शन में, रिपेयर में, रिनोवेशन में, एडिशन में, इन पर्पस से यूज आना चाहिए। तो हर हालत में इंटरेस्ट ऑन लोन लेस तब करना है जब वो पैसा हर हालत में इन्वेस्ट प्रॉपर्टी में हो, हाउस प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन में, परचेज में, रिपेयर में, रिनोवेशन में, एडिशन में, अल्ट्रेशन में, कुछ भी। अदरवाइज अपन उसको लेस नहीं करेंगे। कई बार ऐसा भी आपने देखा होगा कि कई बिजनेसमैन हाउस प्रॉपर्टी के बदले बिजनेस का लोन ले। तो मॉर्गेज तो हुई हाउस प्रॉपर्टी, लोन भी उसका आ रहा है बिजनेस में। तो इसका डिडक्शन कहाँ मिलेगा आपको? बिजनेस में। इसका हाउस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये पैसा हाउस प्रॉपर्टी में नहीं लगा, ये पैसा बिजनेस में लगा। तो जब ये पैसा बिजनेस में लगा तो फिर हाउस प्रॉपर्टी में इसको लेस नहीं करेगा। सेकेंड, लोन होना चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट होना चाहिए, और लोन अगर आउट ऑफ इंडिया का है तो टीडीएस कटना चाहिए। 3 चीजें आप ध्यान रखें। पहला तो उधार लिया, सेकेंड वो पैसा मकान में लगा, तीसरा आउट ऑफ इंडिया अगर पेमेंट कर रहे हैं तो उस पर टीडीएस डिडक्ट करना है। विदाउट टीडीएस के आउट ऑफ इंडिया का पेमेंट डिसअलाउड हो जाएगा। ये पूरी इनकम टैक्स में जनरल रूल है। आउट ऑफ इंडिया अगर कोई पेमेंट करना है तो आपको टीडीएस काटना। तो अपने इंटरेस्ट ऑन लोन में भी ये कंडीशन रहेगी कि आउट ऑफ इंडिया अगर लोन का पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट है तो टीडीएस काटेंगे। नहीं हो रहा है बिना टीडीएस के अपन इंडिया में पेमेंट कर सकते। यस, अब लोन की कैलकुलेशन। हाउस प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट होता है तो परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिनोवेशन, ये वर्ड चाहिए। पैसा आपका मकान में लगना चाहिए, सीमेंट, ईंट, पत्थर, इस फॉर्म में, चाहे किसी भी काम में लगो, लेकिन ये पैसा मकान के अंदर लगना चाहिए। कोई मकान को मॉर्गेज करके अपने बेटे की शादी के लिए पैसा ले लेता है तो उस पर्सनल लोन का कोई लेना देना नहीं। कोई इसको मॉर्गेज करके बिजनेस के लिए पैसा ले रहा है, इस लोन का हाउस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं।
पैसा किसी भी काम में हो, लेकिन मकान में नहीं लगा तो हम उसका डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में से नहीं दे पाएंगे। पैसा हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट होगा तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन 24B में कम करेंगे। मकान के लिए लोन होना और मकान पर लोन होना दोनों अलग अलग बात है। मकान के लिए लोन कि भाई मकान खरीदने के लिए, बनाने के लिए, उसके लिए लोन ले तो अपन इंटरेस्ट ऑन लोन को लेस करते हैं। कैलकुलेशन वैसे बहुत सिंपल है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन में एक कैलकुलेशन आती है प्री कंस्ट्रक्शन, उसको आपको समझना है। बाकी कैलकुलेशन तो सिंपल, अगर किसी पर्सन ने 2 लाख का लोन लिया, इंटरेस्ट रेट 10% है, तो सिंपल सा है कि जो करंट ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया 20,000। जब भी हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट आएगा तो उसमें 24B स्टैंडर्ड डिडक्शन के नीचे आएगा, और स्टैंडर्ड डिडक्शन के नीचे जहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन लिखना है वहाँ पर कितना अमाउंट लिखेंगे 20,000, और वो उसमें से लेस जो बचेगा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जनरल कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल है, लेकिन कैलकुलेशन इसमें टफ कब हो जाती है, थोड़ी सी टिपिकलिटी तब आती है जब अपन इस कैलकुलेशन को या तो कहीं लोन का रीपेमेंट आ जाता है, या लोन और उठा ले ऐसा आ जाता है, या प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आ जाता है। एक वर्ड अपने को इसमें समझना पड़ेगा, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट क्या होता है। अपन अब एक कैलकुलेशन समझ लेते हैं, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। नाम ही इसका प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। हेडिंग से इनका सिंपल सा हेडिंग है, उससे पता चल रहा है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले के पीरियड का इंटरेस्ट कहलाता है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। जब भी आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें उसके पहले का कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट प्री कंस्ट्रक्शन। कल अपन ने देखा था कि अलग अलग तरह के फॉर्मेट, एक लेट आउट हाउस के लिए, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए। इन दोनों फॉर्मेट को आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर डिस्कस करेंगे। लेट आउट हाउस में इनकम कैसे निकलेगी, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में इनकम कैसे निकलेगी। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में तो सिर्फ 2 लाइन का फॉर्मेट आपको बताया था, एनुअल वैल्यू नील लेस इंटरेस्ट ऑन लोन। इस 2 लाइन के फॉर्मेट में ही इसकी इनकम आएगी। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है तो उतनी अमाउंट से ये इसको नेगेटिव करेगा। लेकिन लेट आउट हाउस की इनकम किस तरह की प्रॉपर्टी के लिए कैलकुलेट होगी, तो या तो वो प्रॉपर्टी लेट आउट सॉरी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की, या तो वो प्रॉपर्टी 12 मंथ सेल्फ ऑक्यूपाइड, या सेकंड कुछ पार्ट सपोज 8 मंथ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, 4 मंथ वैकेंट है, तो भी इसकी इनकम कहाँ निकाली जा सकती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का फॉर्मेट एक प्रॉपर्टी के लिए यूज होगा, एक असेसी एक मकान के लिए इसको यूज कर सकता है, लेकिन हर हालत में या तो वो 12 मंथ सेल्फ ऑक्यूपाइड हो या पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्टली वैकेंट। अगर उसके पास एक ही मकान है और वो लेट आउट भी है, तो वो 4 मंथ लेट आउट हो गए, 8 मंथ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, फिर इसकी इनकम सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह नहीं आएगी, क्योंकि उसको इनकम अर्न होगी। और अगर इनकम अर्न होगी तो फिर इनकम टैक्स कैसे निकालना है, उसके लिए लेट आउट का फॉर्मेट। ये फॉर्मेट केवल 2 कंडीशन में यूज आएगा, या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो या सेल्फ ऑक्यूपाइड और वैकेंट। अगर 1 महीने के लिए भी लेट आउट हो गया तो फिर अपन इस फॉर्मेट को यूज नहीं करेंगे। फिर लेट आउट के लिए अलग से फॉर्मेट है, क्योंकि आप इनकम अर्न कर रहे हैं, मकान लेट आउट कर रहे हैं, तो लेट आउट हाउस की इनकम निकालने के लिए वो अपना लंबा फॉर्मेट है लेट आउट का, उसको यूज करना है। यहाँ इस चीज को अपन क्लियर करके खत्म करते हैं कि इन 2 के अलावा अगर कोई तीसरी सिचुएशन बनी तो ये फॉर्मेट यूज नहीं आएगा, फिर अपने को लेट आउट का फॉर्मेट ही यूज करना है। या तो मकान 12 मंथ सेल्फ ऑक्यूपाइड है या सेल्फ ऑक्यूपाइड और वैकेंट है। लेट आउट होते ही इस फॉर्मेट को छोड़कर दूसरे फॉर्मेट में चले। फिर अपन डिस्कस कर लेते हैं लेट आउट का फॉर्मेट।
एक बार पूरा फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, फिर अपन उसका डिस्कस करेंगे। Municipal valuation of fair rent, whichever is higher, but restricted to standard rent. इसको अपन दो स्टेप में निकाला था। स्टेप फर्स्ट इन दोनों में से जो आया है, फिर इन दोनों में से जो कम हो, ये अपन ने पहले डिस्कस कर लिया। स्टेप सेकेंड, एक्चुअल रेंट फॉर लेट आउट प्लस वैकेंसी माइनस अनरिलीज। पहले ये अमाउंट आए, फिर ये अमाउंट आए। तीसरी स्टेप थी अपनी स्टेप थर्ड, फर्स्ट और सेकेंड विच एवर इज हायर। इसमें से अपन ने लेस किया था एक्चुअल रेंट फॉर वैकेंसी पीरियड, और इसको अपन ने नाम दिया था जीएबी में से लेस करना था अपने को म्यूनिसिपल टैक्स, ये पेड बाय ओनर होना चाहिए, और इसमें जो आएगा उसका नाम है एनएवी। इस एनएवी में से लेस पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये आपको अच्छी तरह समझाएगा 30% ऑफ एनएवी, और सेकेंड इंटरेस्ट ऑन लोन, इसमें प्री कंस्ट्रक्शन भी आएगा और करंट ईयर का भी आ जाएगा, और ये इसकी इनकम। ये फॉर्मेट अपन डिस्कस किया था, इस फॉर्मेट से अपन को इनकम निकालनी। अब इनकम निकालने को कई बार कंफ्यूजन भी रहता है कि सर इतने फॉर्मेट में। एक एग्जाम्पल लेकर अपन समझ लेते हैं कि इनमें जो पॉइंट है वो पॉइंट क्वेश्चन में कहाँ दिए हैं और आप उस पॉइंट को क्वेश्चन में से कैसे निकालते हैं। मेन बात पहला, सपोज अपने पास इस क्वेश्चन को करने के लिए एक तो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन होगी, फेयर रेंट होगा, स्टैंडर्ड रेंट होगा, एक्चुअल रेंट होगा, वैकेंसी होगी, अनरियलाइज्ड रेंट होगा, म्यूनिसिपल टैक्स, और सबसे लास्ट में इंटरेस्ट। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसमें जो लिखा हो उसके अकॉर्डिंग वो ये फिगर अपने को दे सकता है। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन दे सकता है, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, वैकेंट, अनरियलाइज्ड रेंट, म्यूनिसिपल टैक्स और इंटरेस्ट। इन फिगर को क्या इस फॉर्मेट पर रखना होगा। एक एग्जांपल लेकर मैं समझूं ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं आए। माना कि इसका म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 60,000, फेयर रेंट 66,000, स्टैंडर्ड रेंट 62,000, एक्चुअल रेंट 6,000 पर मंथ, वैकेंट 1 मंथ, अनरियलाइज्ड रेंट जनरली क्वेश्चन में नहीं दी हुई हो तो अपन सपोज अनरियलाइज्ड रेंट 2,000, म्यूनिसिपल टैक्स 10% ऑफ म्यूनिसिपल रेंट, इंटरेस्ट 10%। सारे फिगर क्वेश्चन देगा, इसमें से केवल इंटरेस्ट और लोन हमने को निकालना, बाकी सब फिगर उसी को देखेंगे। इंटरेस्ट और लोन अपन कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें प्री कंस्ट्रक्शन है तो 1/5 करंट ईयर का पूरा आएगा, और दोनों की टोटल होकर इंटरेस्ट और लोन में लेस। अब अपन अगर ये सारे फिगर हो तो अपन कैसे कैलकुलेशन करेंगे इसको समझना। पहला स्टेप फर्स्ट निकालिए, तो स्टेप फर्स्ट इन तीनों से, इन दोनों में से जो ज्यादा हो 66, फिर इन दोनों में से विच एवर इज लेस, तो स्टेप फर्स्ट आपकी यहाँ लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी 62,000, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट को ये कभी भी क्रॉस नहीं करता। स्टैंडर्ड रेंट तक रेस्ट्रिक्टेड है, इसका मतलब 60। स्टेप सेकंड आएगी इन तीनों से, 6,000 पर मंथ, 1 मंथ वैकेंट,
2000 के एनालाइज। तो अपने को यहाँ लिखना है 6000 1 + 11 - 2000। एक महीने के लिए वेकेंट है, तो फिर ये लेट आउट कितने टाइम के लिए हो गया? 11 मंथ के। 2000 उसमें अनरिलाइज, लेट आउट प्लस वैकेंसी माइनस अनरिलाइज। तो अब ये अमाउंट अपनी आ रही है 70,000। स्टेप थर्ड कहती है इन दोनों में से विच इज हायर। स्टेप फर्स्ट जो एस्टिमेटेड है, स्टेप सेकंड जो एक्चुअल है, इन दोनों में से जो ज्यादा 70। इस 70,000 में से वापस क्या काम करना है? वैकेंसी पीरियड का बेनिफिट देना। वैकेंसी पीरियड कितनी थी हमारी? 1 मंथ। 1 मंथ की रेंट इसमें से वापस लेस कर रहे हैं 6000। जीएबी आ जाएगी और जीएबी आपकी आ गई 64। 70 - 6 = 60। म्युनिसिपल टैक्स क्वेश्चन बताएगा। म्युनिसिपल वैल्यूएशन का 10%, म्युनिसिपल वैल्यूएशन का 10%, इसका मतलब 6000। ये आ गया आपका 58,000। एनएबी का 30%, ये आ गया 17,400। इंटरेस्ट 10,000 और जो बचा वो क्या आ गया? सारी चीजें क्वेश्चन में उसको देनी, आपको कुछ एस्टिमेट भी करना, ये सब फिगर वो बताएगा। वैकेंसी उसको बताना, रिलायंस उसको बताना, म्युनिसिपल टैक्स उसको बताना, इंटरेस्ट हो सकता है आपसे कैलकुलेट कराए, बाकी सब फिगर वो लिखेगा, आपको सिर्फ उसको फॉर्मेट में रखना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखना कि इसमें से कौन सा लेस है। कई बार 2 साल के म्युनिसिपल टैक्स एक साथ चुकाएंगे तो 2 साल के हम एक साथ लेस कर देंगे क्योंकि एक्चुअल पेमेंट है। कई बार किराएदार चुकाएगा तो टेनेंट का लेस नहीं होता, ओनर का ही लेस करेंगे। ये फिगर अपन क्वेश्चन में कैसे देगा उसको पहले कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारे को ये फिगर ही काम करेगा, फिर सिर्फ उनको फॉर्मेट में रखना है और सीधा एकदम इजी फॉर्मेट। क्वेश्चन में सारे पॉइंट उसको बताने हैं, अपने को सिर्फ उन पॉइंट को क्वेश्चन में से उठाना है, फॉर्मेट में आना है। अब आपके माइंड में आएगा क्वेश्चन कि सर लेट आउट हुआ तो ये ठीक है और सेल्फ ऑक्यूपाइड हुआ तो पहले वाला ठीक है, लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी हो इसका 50% पोर्शन लेट आउट और 50% पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस हो, तो फिर कैसे निकालें? ऐसा कई बार आपके माइंड में आएगा कि सर लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड दोनों हो तो फिर अपन कैसे निकालें? ऐसा होता भी है, ग्राउंड फ्लोर लेट आउट है, फर्स्ट फ्लोर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मे भी आधा पोर्शन लेट आउट सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, पोर्शन का परसेंटेज 3, 4, 1, 4 कुछ भी हो जाएगा। लेकिन अगर एक ही प्रॉपर्टी है, एक ही प्रॉपर्टी के 2 पार्ट, तो फिर अपन कैसे सोल्व करेंगे? तो इसको सोल्व करने का सिंपल सा तरीका है, माना कि इसी मकान के लिए अपन बात, तो आपको 50% लेट आउट है, तो ये जितने भी फिगर आप यूज कर रहे हैं वो लेट आउट हाउस के, तो उसमें से सब फिगर कितने यूज करेंगे आप? 50, और बाकी का 50% सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो इसकी इनकम कैसे निकालेंगे? सेल्फ ऑक्यूपाइड के फॉर्मेट से, एनुअल रेवेन्यू नील लेस इंटरेस्ट होगा। ये सब फिगर 50-50% हो जाएंगे और ये इधर यूज आएगा, और आधा फिगर लेट आउट की जगह सेल्फ ऑक्यूपाइड में यूज आएगा। एक मकान के 2 पोर्शन हो सकते हैं, तो अपन उसको 2 अलग-अलग यूनिट मानते हुए कैलकुलेट करेंगे। एक यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक यूनिट लेट आउट। जो फिगर पूरी प्रॉपर्टी के हैं उसको भी 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, लेट आउट पोर्शन अलग, सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन अलग। इसकी कैलकुलेशन ये सब फिगर 50% करके करेंगे और इसकी कैलकुलेशन सिर्फ इंटरेस्ट और नॉन लेस करेंगे। आपको एक ही प्रॉपर्टी में 2 हिस्से करने, अगर ये 2 हो जाते हैं तो ऐसा संभव है कि मकान 2 हो जाए, मतलब एक ही मकान के 2 पार्ट हो जाए, तो अपने को 2 यूनिट माननी है, 2 बार कैलकुलेशन करनी है। मकान तो 2 नहीं हो रहे, लेकिन अलग अलग यूनिट मानना है और इस पूरी यूनिट की टोटल लगानी है, फिर उसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड। आधा पोर्शन लेट आउट का, आधा सेल्फ ऑक्यूपाइड का, फिर उसकी टोटल। एक ऑब्जेक्शन और भी आएगा कि सर अगर एक ही प्रॉपर्टी में पार्ट भी नहीं हो, लेट आउट भी हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड भी हो, तो क्या करना है?